डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। क्या क्या करें इस वॉर के एनवायरनमेंट में। पैसा तो बनना दूर की बात है, जेब से पैसा जा रहा है लोगों का, और काफ़ी पैसा जा रहा है। आपका क्या व्यू है इस मार्केट में? अनुज जी, देखिए, दो चीजें इसमें। व्यू बड़ा सिंपल है कि ये मार्केट भी बार बार वही कहती है कि हमको कि जब जब प्रॉफिट अच्छा निकलता है आप उसको निकाल के आप उसको अलग रखिए, जिसको आपको जिंदगी में जो आपने सोचा था उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये कभी चलेगा नहीं कि कभी मैं बेचूंगा शेयर को तो कभी प्रॉफिट होगा। तो पहला रूल है कि भैया प्रॉफिट आएगा तो आप उसको लीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए, तो टेंशन कम करिए। दूसरी बात है कि इस माहौल में आके आपके पास में कंट्रोल लेवर नहीं है इस समय। क्या मिस्टर ट्रम्प करते हैं, क्या ईरान करता है, क्या कोई करता है, उससे आपके आज जो एनालिसिस है वो सब बेकार है। बिकॉज इसके ऊपर में हम क्या एनालिसिस करें कि कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितनी प्राइस बढ़ेगी, कितना ऑयल बढ़ेगा। तो इस माहौल के अंदर में शांति से बैठे। जो हमारा फोकस कंपनीज हैं, जो ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए रेटेड कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, लो लेवरेज वाली कंपनीज हैं, उस पर फोकस करें। और खासकर जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया है उस पर फोकस करें। कई अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रुप से फोकस करें और एलोकेशन मेंटेन करें अपना कि भाई हम इतना हिंदुस्तान इक्विटी में रखेंगे, इतना विदेश के इक्विटी में रखेंगे, इतना हम गोल्ड सिल्वर में रखेंगे और जो प्रेशियस मेटल में रखेंगे। और वो एलोकेशन बहुत जरूरी है। और इतना हम अपना कैश रिजर्व रखेंगे कि कभी जरूरत पड़ती है या मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो उसको लेने के लिए। आई थिंक एलोकेशन, लुक, पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लेवरेज कंपनी से निकलना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और खासकर इंपोर्ट इंटेंसिटी वाली कंपनियों को काफी तकलीफ होने वाली है रुपी डॉलर के ऊपर देखते हुए। उस हिसाब से एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा होने वाला है। तो आप अपना पोर्टफोलियो रीओरिएंट करिए, शांत रहिए, ओवर कमिट मत करिए। बट ये भी नहीं है कि निकल के बाहर बैठ जाएं, बिकॉज मार्केट कैन चेंज। 1 मिनट के अंदर में आपने देखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन चेंज द मार्केट। बिल्कुल अजय जी, एक जो रिस्क मार्केट के लिए बन रहा है वो है इन्फ्लेशन, जो हम एक तरीके से मान चुके थे कि अब पीछे छूट गया है। ग्लोबली अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस का इस तरीके से ऊपर आना और बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर रुपी, क्या इस मार्केट में एक तो वॉर का नियर टर्म इम्पैक्ट है, एक मीडियम टर्म रिस्क भी ओपन हो रहा है? देखिए, कोई नया रिस्क नहीं ओपन हुआ अनुज जी। आपने अगर देखा होगा, इंडियन इन्वेस्टर की असेसमेंट एक तरफ थी और पिछले 7 से 8 साल में फॉरेन इन्वेस्टर की असेसमेंट दूसरी तरफ थी। हम वॉर को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए अनुज जी, हम वॉर के पहले पहुंचते हैं, जब वॉर डिक्लेयर भी नहीं हुई थी, तब भी हमारी 7 साल तक एफडीआई नेगेटिव चल रही थी लगातार। मार्केट जो अब्रॉड थे, जिसको इन्वेस्टर्स हम मिलते हैं, उनका असेसमेंट इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का बिल्कुल अलग था जो हमारे इंडिया का था, इन्फ्लेशन इंडियन इन्वेस्टर्स का। और हमने भरपाई करी है इसके, इंडियन इन्वेस्टर ने, कि हमने फेथ रखा, वो प्रॉफिट लेके निकल गए यहाँ से। और आज इंडियन इन्वेस्टर थोड़ा सा अजीब डिफेंसिव सिचुएशन में है। तो इन्फ्लेशन था, बिल्कुल था। बट आज एक चीज अच्छी हुई है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स आया है एक्साइज ड्यूटी का, आई थिंक उस रिस्पॉन्स से लगता है कि गवर्नमेंट में थोड़ी सी अर्जेंसी आई है सिस्टम में कि हमें वो चीजें करनी है जिससे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो। खासकर आई थिंक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आप देखेंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट श्रिंक करेगी। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है नए रिफॉर्म्स करने की, तो उसके लिए हमें आपने जैसे आईडीबीआई की बैंक का सेल रोका, वो कितना नेगेटिव सेंटिमेंट था मार्केट के लिए। आपने देखा ही था अनुज जी उस दिन कि क्या पीएसयू बैंक का क्या होगा, वो ऐसी चलती रहेंगी ना। ये सब चीजें अगर चेंज हो जाए, माहौल चेंज होने में टाइम लगता है। बट ये जरूर ध्यान रखें कि जो फॉरेनर्स का असेसमेंट था पिछले 7 साल से हमारे ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, वो आज भर पूरा उतरा है। वॉर के पहले और वॉर के बाद तो खैर सब इकोनॉमीज में प्रॉब्लम आई है, हमारे में भी आएगी। बट हमें तो इंडेक्स लेना चाहिए कि वॉर से पहले हम क्या थे और अब वहां तक कैसे पहुंचना है। अजय जी, अब आते हैं एक एक करके कुछ स्पेस पे बात करना शुरू करते हैं। और अभी सबसे बड़ा कोलैप्स जिस स्पेस में है वो है रियल एस्टेट, जिस पर हमारी 1-2 बात मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में बात हुई भी है। बुधवार को एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जनाब, कह रही थी कि यहाँ से एक सीरियस रिवर्सल विजिबल है। बट पैसा कहाँ से आएगा? 15,000 20,000 पर स्क्वायर फीट दिल्ली एनसीआर में आप बेच रहे हैं, प्लस वॉल्यूम्स नहीं है, सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग में प्रीमियम थोड़े बहुत वॉल्यूम्स हैं। और दूसरा बात, जो वेल्थ क्रिएटर इक्विटी मार्केट था वो पिछले 1.5 साल से चैलेंजिंग फेज में है। तो रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? अभी भी ये प्राइस जो स्क्रीन पे है कि अंडर द थ्रेट है क्या? देखिए वीरेंद्र जी, आपने खुद ही इतना बढ़िया एनालिसिस कर दिया। आपका विश्लेषण ही, आपको इधर बैठना चाहिए उधर की जगह। ओके, आपने बड़ा विश्लेषण कर दिया कि वेल्थ इफेक्ट जो था इक्विटी का,
वो हमारे को ड्राइव कर रहा था। मार्केट में शेयर बेच रहे थे, लोग कैपिटल गेन बुक कर रहे थे एंड आराम से उसके अंदर में खरीदी जा रही थी। प्लस जो होता है हर मार्केट के अंदर में, पेसिमिज्म, नॉर्मलसी और यूफोरिया। तो जो यूफोरिया चल रहा था रियल एस्टेट में, आज बुक करिए, कल 5 लाख लेके निकल जाइए, 5 करोड़ का लेके निकल जाइए, वो यूफोरिया खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर में। दैट इज वन। नंबर 2, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और जो बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ईएमआई वाला है वो प्रेशर में आएगा, जो लोन लेते हैं वो प्रेशर में आएंगे। तो उसके लिए ये मार्केट को रियलिस्टिकली, रियल एस्टेट मार्केट हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे 10 से 15 साल कुछ नहीं करती है, 2 साल में सब कुछ कर देती है और फिर 10 साल तक चुपचाप बैठ जाती है, हल्का हल्का नीचे आएगी या चलती रहेगी। हम उस फेज में हैं मार्केट के, जो अब अगले 5 साल तक इस मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं देना किसी इन्वेस्टर को जो रियल एस्टेट खरीद रहा है, ना कि और जो शेयर खरीद रहा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिकॉज हमारे डेवलपर्स ने प्राइस कमिट कर रखी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने देखा ही है कितना बढ़ चुका है पिछले 20 दिनों के अंदर में। सैनिटरी फिटिंग्स, केबल, वायर्स, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप, तो उनके मार्जिन होंगे। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, आप दूर रहिए, इसमें कोई जल्दी नहीं है जाने की, ना कोई इसमें रिटर्न कोई आने वाली है। वेल्थ इफेक्ट आपने कहा, कॉस्ट इफेक्ट मैं बता रहा हूं, और रियल एस्टेट की हिस्ट्री है कि 10 साल में 2 साल का तूफान और उसके बाद फिर 10 साल तक आप शांत बैठे रहिए। ये वो 10 साल का फेज शुरू हो चुका है जिसमें आप शांत रहेंगे, आप बैठे रहेंगे और देखेंगे आपको अच्छी डील्स मिलेंगी किसी को खरीदना हो तो। बट शेयर बिल्कुल भी नहीं, हमारे हिसाब से तो गलत हो सकते हैं और हुए हैं कई बार, बट मुझे लगता नहीं है ये सेगमेंट रिटर्न देगा अगले 3 साल में। अच्छा, एक और चीज़ अजय जी, जिसके तरह ताबड़तोड़ तेजी को लोगों ने चेज किया सिल्वर में भी। आई मीन आप देखिए, जनवरी का हाई था लगभग 4,08,000 के आसपास, वो सिल्वर अब करीब करीब 218 पे ट्रेड कर रही है। एक रीजनेबल अप्रोच गोल्ड सिल्वर में क्या रखें, क्योंकि गोल्ड भी अपने हाई से लगभग 40-42 हज़ार रुपये रिट्रेस हो चुका है। इस पूरे दौर में जब एक बार फिर से हम वॉर की चपेट में हैं, इन्फ्लेशनरी रिस्क, क्रूड एक बहुत बड़ा रेस कर रहा है, गोल्ड सिल्वर को कैसे ट्रीट करें इस वक्त? देखिए, गोल्ड सिल्वर को एलोकेशन ट्रीट करिए कि आपका कुछ परसेंटेज, जितनी भी आपकी रिस्क एपेटाइट है, 10 है, 15 है, 20 है, मैं 5 वाले कैंप में खेमे में नहीं हूं कि 5% होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20% होनी चाहिए, उसको आपको एलोकेशन करना चाहिए। और उसको लॉन्ग टर्म की तरफ, जैसा इक्विटी को आप देखते हैं लॉन्ग टर्म, उसको भी लॉन्ग टर्म देखिए कि उसमें भी आएंगे, करेक्शन भी आएंगी, वापस भी आएगा। गोल्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा हमेशा, बिकॉज रिजर्व करेंसी की तरीके से रखा हुआ है सेंट्रल बैंक ने, सिल्वर को नहीं रखा हुआ है। तो सिल्वर हमेशा से वोलेटाइल रहेगा, गोल्ड आपको स्टेबल रिटर्न देके जाएगा। और कोई भी होराइजन देख लीजिए आप इक्विटी से वर्सेस गोल्ड का, गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न और स्टेबल रिटर्न देके जाएगा। वो ठीक है, थोड़ा बहुत 160 से 140 हो गया, 140 से फिर 130 भी हो सकता है, या 150 हो जाएगा। बट एक चीज देख लीजिए, गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो आपने जो आज खरीदा वो रुपए डॉलर पे खरीदा, आपको 20 साल में रुपए का आई थिंक डॉलर डबल हो गया है हमारा, डिप्रिशिएट हुआ 100% रुपी। ओके, उस आप देख के चलेंगे आप, तो कुछ भी नहीं होता गोल्ड को, तो रुपी डॉलर से आपको 4 से 5% रिटर्न मिल जाती है आपको। और अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया, जो सोवरेन बॉन्ड है मार्केट में, 2.5% इंटरेस्ट वो मिल गया, 4% डिप्रिसिएशन मिल गया, तो 6.5 तो आपका गारंटी हो गया वहां पे। फिर जब बाजार में उछाल आएगी तो आएगी। तो मेरे हिसाब से एलोकेशन रखिए, गोल्ड में रखिए, सिल्वर में रखिए, और बढ़ाइए उसको एलोकेशन को, बिकॉज इक्विटी अगले 3 साल में अंडर परफॉर्म करेगी। बिकॉज आपने सारी चीजें बता दी हैं, ऑयल की अनसर्टेनिटी की, फिस्कल डेफिसिट की, इंडिया की फिस्कल डेफिसिट की, रुपी डॉलर की आपने देखी है हालत हमारी, देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बहुत चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इस साल के अंदर में, देखते हुए स्टेबल है, एलोकेशन रखिए। और अगर नहीं है तो ले लीजिए। अगर आपने किसी भी तरीके से आपने बड़े रेट पे लिया हुआ है तो एवरेज कर लीजिए, कि मौका मिलता है आपको एवरेज का, आप एवरेज भी कर सकते हैं उसको। बट रखिए जरूर अगले 5 से 10 साल अपने पोर्टफोलियो में। हमारे हिसाब से 20% 25% का पोर्टफोलियो आपका इन दो में होना चाहिए। ओके, 20 से 25% पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक बड़ी डिबेट चल रही है इस समय आईटी को लेकर। आज इन्फोसिस ने कम से कम एक चीज़ तो अच्छी की कि वो डिविडेंड और बायबैक के बजाय कुछ कैश एक्विजिशन में तो लगाया कम से कम। आईटी पर अब आपका क्या व्यू है, क्योंकि एक तरफ मल्टी ईयर लो पर हैं स्टॉक्स, वैल्यूएशंस तो आई थिंक ऑल टाइम लो पर हैं, और कुछ केसेस में तो प्राइसेस भी कोविड लो पर आ चुके हैं। अब आईटी पर आप क्या व्यू रखेंगे? आपको बताता हूँ, 5 साल बाद आज हमने आईटी खरीदा है, 5 साल बाद।
एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है कि वो कम से कम अब वो डिविडेंड का फोकस छोड़ के ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये एक ट्रेजेक्टरी डिफरेंस है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडस्ट्री का, और उससे काफी हमको वो मिलता है कि ये कंपनियां अब शायद सुधर जाएंगी अपने काम में ऊपर में और डिविडेंड से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करेंगी। हम हैं ग्रोथ इन्वेस्टर, हमको नहीं चाहिए डिविडेंड। हमने आज पहली बार 5 साल में निवेश किया है और हमें लगता है कि अगर और करेक्शन होगा तो अच्छा देंगी, बिकॉज दो चीजें हो रही हैं। पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं, उसमें रुपी डॉलर क्या था उस समय, आज की रुपी डॉलर क्या है। अब 2 साल बाद अगर आप देखेंगे कवर आज की तारीख में 199.7 ये मिल रहा है रेट आपको 2 साल फॉरवर्ड का कवर का, 100 रुपया पर डॉलर, जो कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले आपको 10 रुपए कम मिलता था। आज 10% की बढ़ोतरी हो गई है इस फॉरवर्ड कवर के ऊपर में। तो अब देखिए, कुछ नहीं करना है इस कंपनी को, अपने कॉन्ट्रैक्ट करने, अपना काम करना है, और इनकी 15% तो ग्रोथ वैसी होगी रेवेन्यू की, और प्रॉफिट सीधा बॉटम लाइन को आएगा। तो मेरे हिसाब से पहली बार अब ये सिग्नल आ रहा है आईटी कंपनीज में, एक्विजिशन, रुपी डॉलर, और आई थिंक क्लैरिटी आ रही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा टाटा ने देखा कि आप डिविडेंड तो लेते रहे लेकिन आपने 2 लाख करोड़ भी खो दिए अपने मार्केट कैप के अंदर में से। और उसके लिए आई थिंक ये जरूरी है यहाँ पे कि अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनियां करेंगी, इसलिए हमने आज से इसमें निवेश शुरू किया है और एडवाइस भी कर रहे हैं कि इसके अंदर में अब आ गया है टाइम। वैल्यूएशन ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक है, रुपी डॉलर ठीक है, सेगमेंट बढ़िया था, हमेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसलिए अब निवेश का टाइम आ गया है हमारे हिसाब से। क्या होगा आगे वो जानता है, बट हमारे हिसाब से 5 साल में पहली बार आया है टाइम इसमें डालने का। अच्छा अजय जी, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, और आपको कहाँ, जैसे कि आपने बहुत एक खोल के बहुत शानदार मत दिया आईटी पर कि 5 साल बाद हमने फ्रेश बाइंग करी है, और अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है? देखिए, ऑटो कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ऑटो एंसिलरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ के अंदर में। दोनों कंपनियां हैं जो उसमें फटाफट चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, इंडिया की स्ट्रांग पॉइंट है, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय नहीं कि ये बढ़ के चलेंगी कंपनियां ऑटो कंपनीज के अंदर में। और दूसरी बात हम देखते हैं अपने जो सीडीएमओ कंपनीज हैं उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि ये ऑटो कंपनी जैसी नहीं है कि लगातार बढ़ती जाएंगी। 2 साल बहुत बढ़िया जाएंगे इस कंपनी के, फिर ऐसे 1 साल 2 साल जब केपेक्स लगेगा कुछ नहीं होगा इस कंपनी में। तो पेशेंस अगर आप में, तो सीडीएमओ कंपनीज में रखिए, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया सेगमेंट है, रुपी डॉलर में सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रुपी डॉलर बेनिफिट मिलेगा, तो सीडीएमओ सेगमेंट का आपको ग्रोथ बहुत बेहतरीन से मिलेगा। तीसरी ग्रोथ जो हमारे हिसाब से अब आएगी, वो जो इस साल आएगी खासकर वापस आएगी, वो होटल इंडस्ट्री में आएगी, बिकॉज अब ये जो टूर्स हैं, वेस्ट एशिया है, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, फेयर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, रुपी डॉलर चेंज हो गया है, तो फॉरेन टूरिज्म अब कंट्रोल में आएगा। जो पिछले साल में हर कोई अब्रॉड जा रहा था, अब 2 बार सोचेगा रुपया 95 के ऊपर में लेने से पहले। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा फिलअप मिलेगा। स्ट्रेंज है कि फिलअप मिलेगा कि रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो उनको बेनिफिट मिलेगा, बट आई थिंक इस सेगमेंट को मिलेगा। चौथी बात है फर्टिलाइजर, बेहतरीन 2 ही 4 कंपनियां हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई खास कंपनी है नहीं, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, बट अब भी हम कहेंगे कि डिमांड और ग्रोथ से फर्टिलाइजर और गोल्ड लोन कंपनीज हमारा सबसे बड़ी निवेश गोल्ड लोन कंपनीज में आज की तारीख में। हमारे हिसाब से उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी, बिकॉज जितना भी इन्फ्लेशन आप बात करें या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात करेंगे, इनको पहला फायदा होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, बिकॉज ये इनके लोन की टेनर छोटी होती है और ये लोन इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं फटाफट। तो इसलिए गोल्ड लोन कंपनीज को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फायदा आई थिंक इमीडिएट होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ओके, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम हमारे सामने ये व्यू रखने के लिए।